मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर फिजिक्स को हकीकत की कोर कहा जाए तो गलत ना होगा। अगर कोई भी शख्स कायनात के राजों से पर्दा उठाना चाहता है तो इसके लिए फिजिक्स को जानना बहुत लाजमी है। फिजिक्स को जानना इसलिए भी जरूरी है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में साइंस की जिस फील्ड का अमल दखल सबसे ज्यादा है वो फिजिक्स है। यूँ तो फिजिक्स में एडवांस लेवल पर बहुत ज्यादा मुश्किल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप फिजिक्स के बुनियादी कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। फिजिक्स की 5 बुनियादी और अहम शाखें हैं जिनके बारे में इल्म होना बहुत जरूरी है। उनमें क्लासिकल मैकेनिक्स, एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स शामिल हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में फिजिक्स की जिस शाख का अमल दखल सबसे ज्यादा है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स का बानी न्यूटन को माना जाता है। फिजिक्स की इस शाख के 2 कंसेप्ट्स का इल्म होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कंसेप्ट न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन में छुपा हुआ है। ये इक्वेशन है F = ma, यानी हम किसी भी जिस्म के मास को इसमें होने वाले एक्सेलरेशन से ज़रब देकर इस पर लगाई गई फोर्स को मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्लासिकल फिजिक्स में फोर्स दरअसल किसी भी जिस्म पर पुश या पुल को कहा जाता है। मास किसी भी जिस्म का इनर्शिया यानी इसकी वो सलाहियत है जिसके जरिए वो अपनी पोजीशन में तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत पेश करता है। अगर आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करें तो फर्ज करें आपके सामने एक बाइक और एक कार रेस्ट की हालत में खड़ी हैं। आप इन्हें धकेलना चाहते हैं तो बाइक और कार अपनी रेस्ट की हालत के खिलाफ आपके धकेलने पर जितनी मुजाहमत पेश करेंगी वो इनका मास है। अगर बात करें एक्सेलरेशन की तो ये हमें बताता है कि किस तेजी से किसी भी चीज की वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। इस इक्वेशन के इस्तेमाल को आप इस तरह समझ सकते हैं कि फर्ज करें आप एक गेंद पर फोर्स लगा रहे हैं जिसका मास वक्त के साथ बदलता नहीं है यानी कांस्टेंट रहता है। फोर्स लगने पर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिससे आप ये जान सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी वक्त के साथ किस तरह बदल रही है। जब आप ये जान लेंगे तो आप आसानी अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्त के मुख्तलिफ वक्फों के बाद ये गेंद कहाँ तक पहुँच चुकी होगी। ये वो इक्वेशन है जिसका इस्तेमाल करके रॉकेट्स के मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। फोर्स दरअसल कोई मादी शय नहीं बल्कि ये तो एक मेजर करने का नाम है कि कैसे 2 चीजें एक दूसरे से इंटरेक्शन करती हैं, यानी इनके दरमियान रब्त किस तरह का है। हमारे यहाँ एक और गलत कंसेप्ट मौजूद है, वो ये कि हम कहते हैं कि हमारा वजन 80 किलोग्राम है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 80 किलोग्राम दरअसल हमारा मास है। हमारा वजन तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मास का हासिले ज़रब यानी प्रोडक्ट है। यानी अगर किसी शख्स का मास 80 किलोग्राम है तो इसका वजन 784 न्यूटन होगा। दिलचस्प बात यह है कि वजन भी एक फोर्स है। आखिर 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है? तो इसका जवाब ये है कि जब हम एक नॉर्मल साइज के सेब को अपनी हथेली पर रखते हैं तो जो फोर्स हम अपने हाथ पर जमीन की सिमत लगती हुई महसूस करते हैं वो 1 न्यूटन है। न्यूटन का दूसरा कानून लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसे समझकर हम बड़े बड़े अजसाम की हरकत को समझ सकते हैं, जैसा कि चांद की जमीन के गिर्द मोशन, जमीन और दूसरे सैयारों की सूरज के गिर्द हरकत। न्यूटन ने ये फॉर्मूला कैसे दिया? न्यूटन के बारे में एक कहानी मशहूर है कि वो अपने घर के बाहर दरख्त के नीचे, सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे और एक सेब उनके सर पर गिरा और उससे उन्हें अंदाजा हुआ कि चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करती हैं और जिस फोर्स के साथ वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। उन्होंने एक फार्मूला बनाया जो कि 2 मैसेज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। आपने ये फार्मूला देखा होगा, यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ, जिसमें उन दोनों के मैसेज भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ साथ उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर भी आ रहा है। न्यूटन ने ये फार्मूला जब बनाया तो उसके बाद इसको अप्लाई किया जमीन पर गिरती हुई चीजों पर और फिर ये भी देखा कि चांद जमीन के गिर्द कैसे हिसार करता है, ऑर्बिट करता है और फिर मुख्तलिफ कॉमेट्स सूरज के गिर्द कैसे घूमते हैं। तो उन्हें हर जगह पर अपना फार्मूला कारआमद नजर आया। इस फार्मूले ने वही चीजें दी जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस कानून के मुताबिक 2 अजसाम के दरमियान
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स इनके दरमियान फासला के मुरब्बे के इनवर्सली प्रोपोर्शन और इनके मैसेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ये लॉ हमें बताता है कि जैसे जैसे दो सैयारे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, इनके दरमियान कशिश की फोर्स कम होती जाती है। ये लॉ बड़ी अहमियत का हामिल है और आज भी हम इसे सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारों पर अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। भले एनर्जी का आइडिया न्यूटन के आइडिया के 100 साल बाद आया, लेकिन ये बहुत अहमियत का हामिल है। एनर्जी कोई वेक्टर नहीं जिस तरह की फोर्स या मोमेंटम, बल्कि ये एक मिकदार है जिसकी कोई सिमत नहीं है। वर्क और एनर्जी दोनों एक ही सिक्के के रुख हैं, क्योंकि इन दोनों का यूनिट जाउल है। अगर आप एक सेब को जमीन से 1 मीटर तक बुलंद करते हैं तो ऐसा करने में जो एनर्जी आपको लगानी पड़ती है वो 1 जाउल के बराबर होती है। एनर्जी को आसान मानों में इस तरह समझा जा सकता है कि ये काम करने की सलाहियत है, यानी अगर किसी भी चीज के पास काम करने की सलाहियत ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं तो कम। जबकि वर्क दरअसल एनर्जी का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलना है। किसी भी ऑब्जेक्ट की कुल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर मालूम की जाती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी का इन्हिसार मास और वेलोसिटी पर होता है। मास से भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इन्हिसार वेलोसिटी पर ज्यादा होता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी 60 मील फी घंटा से 80 मील फी घंटा हो तो कार की एनर्जी में 50% तक का फर्क आ जाता है, जिसका मतलब है कि कार की रफ्तार में सिर्फ 20 मील फी घंटा का इजाफा एक्सीडेंट की सूरत में बचने के इम्कानात को 50% तक कम कर देता है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका इन्हिसार मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ऊंचाई पर होता है। अगर किसी शख्स का मोबाइल ज्यादा हाइट से गिरता है तो इसके टूटने का खदशा ज्यादा होता है। आखिर वो एनर्जी जो मोबाइल के टूटने की वजह बनती है कहाँ से आती है? ये एनर्जी मोबाइल में दरअसल इसकी हाइट की वजह से स्टोर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोबाइल के मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यूज एक सी रहती हैं। फिजिक्स में एनर्जी के लिए एक लॉ मौजूद है जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है, जिसके मुताबिक एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही खत्म, बल्कि इसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदला जा सकता है। आखिर एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील होती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जो सिमुलेशन करने जा रहे हैं वो हमें बताएगी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होती है, और इसके साथ हमें यह भी बताएगी कि ओवरऑल एक सिस्टम की एनर्जी कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है। जो सिमुलेशन आप देख रहे हैं ये हमें प्रोवाइड की है फैक्ट सिमुलेशंस ने, जो कि एक फ्री सिमुलेशन है। आप अपने स्कूल और कॉलेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आपको एक स्केटर नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि उसका एक पूरा पाथ बना हुआ है, और हम ये देखेंगे कि जैसे इस पाथ के अलोंग, इसके साथ साथ ये स्केटर मूव करता है तो इसकी एनर्जी पर क्या असरात आते हैं और वो कैसे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है। तो मैं सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाता हूं और यहां पर आप देखें इसको हम स्केट करवाते हैं। आप देखें कि ये स्केटिंग कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता घूमता रहेगा। लेकिन अब हम पैनल में जाते हैं और यहाँ पर बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वेरी करते हुए नजर आ रही है। हम ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। m का मतलब है मास, v का मतलब है वेलोसिटी, हाफ mv²। इसका मतलब ये है कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां पर मास ज्यादा होगा वहां पर भी हमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी उस बॉडी की। एनर्जी के हवाले से एक दिलचस्प सवाल ये है कि हम चलती हुई कार पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है? क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, तो आखिर जाती कहाँ है? तो दरअसल ये एनर्जी कार की ब्रेक अप्लाई करने पर हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी की एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हरकत देने को कहते हैं। फिजिक्स में एक और कंसेप्ट बड़ा दिलचस्प और अहम है जिसे एंट्रोपी के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल किसी भी चीज की रैंडमनेस या किसी भी चीज में पाया जाने वाला डिसऑर्डर है। एंट्रोपी के हवाले से थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ मौजूद है जिसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है।
इस लॉ के मुताबिक किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कम नहीं हो सकती बशर्ते कि वो आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि वक्त के साथ साथ दुनिया में डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है। ये फिजिक्स का वो वाहिद लॉ है जो टाइम रिवर्सल में होल्ड नहीं करता। अगर आप कोई भी लॉ ले लें फिजिक्स का, चाहे वो न्यूटन के लॉ हों या आइंस्टाइन के लॉज हों, वो हमेशा टाइम रिवर्सल में होल्ड करते हैं। एंट्रोपी रिवर्स टाइम में क्यों काम नहीं करती? क्योंकि एंट्रोपी टाइम के साथ बढ़ती जाती है, और अगर हम टाइम में वापस जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, तो एंट्रोपी कम होना शुरू हो जाएगी। पर हमें तो पता है कि एंट्रोपी हर वक्त बढ़ रही होती है। तो इसलिए ये वाहिद लॉ है फिजिक्स का जो कि रिवर्स टाइम में होल्ड नहीं करता। और इसी चीज ने साइंसदानों को बहुत अरसे परेशान रखा कि वो उसको लॉ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये समझते थे कि इसमें कोई साइंटिफिक और कैलकुलेशंस की कोई एरर मौजूद है, जिसकी वजह से ये बाकी लॉ से मुख्तलिफ है। अब आपका सवाल होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो मुकम्मल तौर पर बंद हो और इसके अंदर से न तो किसी किस्म की एनर्जी बाहर जा सके और न ही अंदर आ सके। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारी कायनात की एंट्रोपी मुसलसल बढ़ रही है और ये हमेशा बढ़ती ही रहेगी। ये लॉ हमें बताता है कि कुछ एनर्जी काम के काबिल होती है जबकि कुछ नहीं। इस लॉ के मुताबिक वो एनर्जी जो लो एंट्रोपी वाले सिस्टम में मौजूद होती है वो ज्यादा काबिल इस्तेमाल होती है बनिस्बत इस एनर्जी के जो हाई एंट्रोपी वाले सिस्टम से मिलती है। क्या आप जानते हैं कि वक्त की सिर्फ एक ही सिमत क्यों है? यानी क्यों वक्त हमेशा एक ही सिमत में चलता है? इसकी वजह एंट्रोपी है, क्योंकि एंट्रोपी भी कम नहीं होती बल्कि मुसलसल बढ़ती ही रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान होने वाले इंटरैक्शन का मुतालिया करते हैं। इन इंटरैक्शंस को समझने के लिए मैक्सवेल की 4 मशहूर इक्वेशंस मौजूद हैं। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के पास एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है जिसे चार्ज का नाम दिया जाता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज है तो प्रोटॉन पर मस्बत। अगर किसी बड़े से ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इस पर मनफी चार्ज होगा, जबकि अगर अक्सरियत प्रोटॉन्स की हो तो इस ऑब्जेक्ट को मस्बत तौर पर चार्ज ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाएगा। यहाँ एक बुनियादी कंसेप्ट समझने की जरूरत है। फर्ज करें कि किसी जगह पर एक स्टैटिक चार्ज मौजूद है तो ये अपने इर्द गिर्द मौजूद चार्जेस के साथ ही तामुल करेगा, यानी इंटरेक्शन करेगा। जबकि अगर किसी जगह स्टैटिक मकनातीस यानी मैग्नेट मौजूद है तो ये दूसरे मैग्नेट्स के साथ ही इंटरेक्शन करेगा। लेकिन अगर कहीं एक हरकत करता हुआ चार्ज मौजूद हो तो वो दूसरे मैग्नेट्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, जबकि अगर कहीं हरकत करता हुआ मैग्नेट हो तो ये दूसरे चार्जेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन बताती है कि अगर कहीं इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद है तो इसके साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मौजूद होगी। दूसरी इक्वेशन बताती है कि एक मैग्नेट के हमेशा 2 पोल होते हैं, यानी कि साउथ और नॉर्थ पोल। कोई भी मैग्नेट कभी भी एक पोल वाला नहीं हो सकता। आप बिलाशुबा मैग्नेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें तो वो 2 हिस्से फिर से अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल बना लेंगे। तीसरी इक्वेशन हमें बताती है कि अगर हम मकनातीस को हरकत दें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, और इस फील्ड की वजह से इस रीजन में अगर कोई चार्ज मौजूद हो जहां ये फील्ड पैदा होती है तो वो अपने ऊपर फोर्स महसूस करता है, जिस फोर्स के ज़ेरे असर चार्ज हरकत करने लगता है। यही वो तरीका है जिसका इस्तेमाल करते हुए यानी मैग्नेट को हरकत देते हुए बिजली बनाई जाती है। मैक्सवेल की चौथी और आखिरी इक्वेशन कहती है कि एक हरकत करता हुआ चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने की वजह से बनते हैं। आइए इसे समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। मसलन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक कॉइल नजर आ रही है, और इस कॉइल में अगर आप करंट को फ्लो करवाएं तो जो हमारे पास कंपस है, मैग्नेटिक कंपस है, इसमें डिफ्लेक्शन नजर आएगी। करंट फ्लो कर रहा है पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। अगर करंट का फ्लो आप उल्टा कर दें, यानी इस बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स में लगा दें, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट नजर आएगी, रिवर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम करंट फ्लो कर रहे हैं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि करंट या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का कोई ताल्लुक है। अब बात करते हैं आइंस्टाइन की मशहूर थेरीज यानी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। ये वो थेरीज थी जिन्होंने फिजिक्स में एक नई बहस छेड़ी।
अगर बात करें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो ये थ्योरी मैक्सवेल के नजरियात पर बेस करती है। इस थ्योरी ने हमें बताया कि रोशनी की रफ्तार हमेशा एक सी रहती है और कायनात में कुछ भी ऐसा नहीं जो रोशनी की रफ्तार की हद को फुलांग सके। यानी रोशनी की रफ्तार, जो कि तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, रफ्तार की आखिरी हद है। आइंस्टाइन ने हमें ये भी बताया कि ये रफ्तार हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसी है। आइए जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कितनी अकसाम है। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 किस्म के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो या तो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं। यानी अगर एक गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर वो खड़ी हुई है तो वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही। अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि अगर ये 2 ट्रेन्स डिफरेंट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं तो इनमें क्लॉक जो है, टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। और उसके साथ साथ ये जो तीसरा क्लॉक है जो कि स्टेशन पर लगा हुआ है, जो कि रेस्ट हालत में है, यहाँ पर टाइम डिफरेंट होगा। टाइम रिलेटिव है। स्पेशल थ्योरी का ये पोस्टुलेट बहुत दिलचस्प है, जिसके मुताबिक एक ही वेलोसिटी से हरकत करती हुई चीजों के लिए फिजिक्स के कवानीन एक जैसे होते हैं। इस थ्योरी से पहले स्पीड ऑफ लाइट को वेरिएबल समझा जाता था। आइए इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी फर्ज करते हैं। तो फर्ज करें कि आप एक रेल ट्रैक के पास खड़े हैं और आपके करीब से रेल गुजरती है। रेलगाड़ी की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से आधी है। रेल में एक शख्स सवार है जिसके पास एक फ्लैशलाइट मौजूद है और आपके पास भी एक फ्लैशलाइट मौजूद है। जब आप दोनों एक ही पोजीशन में होते हैं तो वो और आप ट्रेन के हरकत करने के सिमत में फ्लैशलाइट को ऑन करते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि आप ट्रेन से बाहर खड़े हैं तो आपको इस शख्स की फ्लैशलाइट से निकलती हुई रोशनी की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा दिखाई देती, जबकि ट्रेन में बैठे हुए शख्स को आपकी टॉर्च से निकलती हुई रोशनी की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कम दिखाई देती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप दोनों की ऑब्जर्वेशन में टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की रफ्तार एक सी होती है। ऐसा इसलिए है कि आइंस्टाइन के मुताबिक रोशनी की रफ्तार किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी ने टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन जैसे हैरत अंगेज मौजूआत को जन्म दिया, जो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं और दिलचस्प मौजूआत हैं। इस तरह इस थ्योरी ने हमें ये भी बताया कि वक्त एक जैसा यानी फिक्स नहीं बल्कि रिलेटिव है। अगर बात करें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, तो इसने हमें बताया कि हमारा मकान और ज़मान यानी स्पेस एंड टाइम अलग नहीं है, बल्कि एक फैब्रिक की तरह है। ये एक जाल की तरह है और एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इसी थ्योरी ने हमें बताया कि किस तरह ज्यादा ग्रेविटी वाली जगहों पर वक्त स्लो हो जाता है। आइए इसे समझते हैं। आइंस्टाइन ने हमें ये भी बताया कि टाइम रिलेटिव है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो टाइम स्लो हो जाता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्लो मूव कर रहा है तो टाइम तेजी से गुजरता है। इसी तरीके से टाइम ग्रेविटी के साथ भी रिलेटिव होता है। अगर एक क्लॉक स्पेस में है तो उस पर वक्त तेजी से गुजरेगा, पर जो ही वो क्लॉक किसी ऐसी जगह पर आएगा जहां पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा है तो वो क्लॉक स्लो हो जाएगा। चाहे वो कोई सियारा है या वो कोई सितारा है या इवन ब्लैक होल है, जिसमें क्लॉक बिल्कुल रुक जाएगा क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। टाइम ग्रेविटी के जेरे असर स्लो हो जाता है। ये एक ऑब्जर्वर है जो बाहर से देख रहा है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, और उसको नजर आ रहा है कि टाइम स्लो हो गया। अगर आप ये देखें तो बिल्ली भी स्लो मोशन में मूव कर रही है, पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहने वाले तमाम लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि उनका टाइम स्लो हो गया। तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि ग्रेविटी के अंडर टाइम स्लो हो जाता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा एडवांस फिजिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। बिलाशुबा क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशन से भरी पड़ी है, लेकिन आज हम इसके 3 अहम नजरियात और इक्वेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहली इक्वेशन सर मैक्स प्लैंक की है, जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स का बानी माना जाता है। ये इक्वेशन E=hf है। इस मुसावात ने हमें बताया कि रोशनी पैकेट्स की शक्ल में होती है, जिसे क्वांटा या फोटॉन्स कहा जाता है, जबकि इससे पहले हम ये समझते थे कि रोशनी कंटिन्यूअस है। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम रेडिएशंस की एनर्जी को बासानी मालूम कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम हो, क्योंकि इस इक्वेशन में h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बाद में आइंस्टाइन ने कहा कि रोशनी की डबल नेचर है, यानी ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। क्वांटम मैकेनिक्स में दूसरा दिलचस्प आइडिया
हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो कि ये कहता है कि आप एक ही वक्त में पार्टिकल के मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। इस नजरिए के मुताबिक अगर आप ये जान लें कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है तो इसकी रफ्तार का अंदाजा नहीं लगा सकते, और अगर आप इसकी रफ्तार को मालूम कर लें तो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या चीज दी? हाइजेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने हमें यह बताया कि आप एक हद तक पार्टिकल्स की लोकेशन यानी पोजीशन और उनके मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने यह बात की थी क्वांटम फिजिक्स के बैकग्राउंड में, यानी हम बात कर रहे हैं एटम और एटम के अंदर की दुनिया की। हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की मिसाल लें और आप उसकी पोजीशन मेजर करने की कोशिश करें, आप उसकी पोजीशन जैसे जैसे मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके मोमेंटम को मेजर करने में उतनी ही मुश्किल आएगी, एक अनसर्टेनिटी रहेगी। ये नहीं हो सकता कि आप उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर एक्यूरेटली मेजर कर सकें। और उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया जिसे हम कहते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2। इसमें डेल्टा जो है ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, पोजीशन नहीं है, सिर्फ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो जो पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होगी उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 से बड़ा होगा। तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। अगर आप पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करेंगे सर्टेन होके तो आपको अनसर्टेनिटी मिलेगी मोमेंटम में, और अगर आप मोमेंटम को मेजर करने की कोशिश करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की या और छोटे पार्टिकल की तो आपको उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिलेगी। यह हाइजेनबर्ग का कहना था। तीसरी इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जिसके मुताबिक किसी भी क्वांटम सिस्टम की सभी खसूसियात को एक वेव फंक्शन की सूरत में जाहिर किया जा सकता है। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जाते हैं तो वहां पर हम ये बताते हैं कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है। तो जब पार्टिकल नेचर है तो आप किसी भी चीज की पोजीशन को बड़े आसानी से लोकेट कर सकते हैं, लेकिन जब चीजें वेव नेचर दिखाना शुरू कर देती है तो वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए हम वेव फंक्शन का सहारा लेते हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक बुलेट है जो कि बहुत तेजी से मूव कर रही है और उसके साथ उसकी वेव नेचर है जो कि एक साइनोसॉइडल वेव के साथ आपको दिखाई गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुलेट की पोजीशन हमें मालूम करने में जरा भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसकी वेव नेचर बहुत छोटी है, उसके साथ अटैच वेव बहुत छोटी है, बुलेट के साइज से बहुत ज्यादा छोटी है। इसलिए हमें यह जरूरत नहीं महसूस होती कि हम देखें कि बुलेट इस वक्त वेव में कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है। वेव फंक्शन दरअसल हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी इससे हमें ये मालूम होता है कि एक एटम या पार्टिकल के कितने फीसद चांस हैं कि वो इसी जगह पर मौजूद है जहां हमारे मुताबिक इसे होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी।